बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोगों ने जो ऑलरेडी पीरा एक्ट 2024 यानी कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 स्टार्ट किया हुआ है, उसको हम लोगों ने देखना है। हम लोग लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने उससे आगे देखना है। हम लोग को इसका थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने देखा था कि इसमें टोटल 82 सेक्शंस हैं और टोटल इसमें 82 इसके सेक्शंस हैं और 18 इसके चैप्टर्स थे, और हमने अभी तक जो है इसके 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आपको कुछ भी समझ ना आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और जैसे वीडियो अपलोड होती है साथ साथ इसको तैयार करते जाएं। एग्ज़ाम्स करीब हैं, बस अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेक्शन नंबर 30, सेक्शन 30 चैप्टर 5 तक हम लोग ये कर चुके थे, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 6। अगर आप लोगों ने अभी तक वो तमाम पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनको नहीं देखा तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप उन चैप्टर्स को देख लें, उन वीडियोज़ को सुन लें, क्योंकि एक रिदम बना हुआ है, एक फ़्लो है, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, पहले ये बात हुई थी जैसे कि डेफिनेशन का सेक्शन है, जब तक आपको डेफिनेशंस के मीनिंग नहीं पता होंगे तो आगे आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएगी कि यहाँ इस वर्ड का क्या मतलब है, जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 का नाम हमारे पास क्या है? अरेस्ट, यानी कि अब हमने इसमें अरेस्ट से डील करना है। अरेस्ट में हमने देखना है कि कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, किन बातों पे अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन 31 है वो है पावर टू अरेस्ट। अच्छा, अरेस्ट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके सेक्शंस को हमने याद रखना है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। 31 में उसने कहा कि पावर टू अरेस्ट, कौन अरेस्ट कर सकता है? द पावर ऑफ अरेस्ट बाय द SDEO यानी कि सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर नंबर 1 ये अरेस्ट कर सकता है, इसको पावर दी गई है। ठीक है, उसके अलावा EO यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो भी अरेस्ट कर सकता है, 14 स्केल का जो होता है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है IO वो भी अरेस्ट कर सकता है। तो पावर ऑफ अरेस्ट MCQ आ सकता है किस किसके पास है? SDEO के पास है, EO के पास है और IO के पास है। ठीक है, और ये कब कब अरेस्ट कर सकते हैं? उसने कहा है शेल ओनली बी एक्सरसाइज, ये अपनी पावर को तब एक्सरसाइज करेंगे इफ़ एनी पर्सन, ये जो आपके पास सारी हैं, अगर इनमें से कोई भी इन्वॉल्व होगा, कोई पर्सन इन चीज़ों में, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? इफ़ एनी पर्सन इज इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और द शेड्यूल लॉज, इस एक्ट के तहत कोई भी ऑफेंस अगर किसी भी शख्स ने किया है इस एक्ट के तहत और इस एक्ट के शेड्यूल्स के तहत, शेड्यूल लॉज के तहत, तो उसको SDEO, EO और IO इनमें से कोई भी, ये सब तीनों के पास पावर है कि ये अरेस्ट उसको कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अगेंस्ट होम अ रीजनेबल रेफरेंस हैज़ बीन सेंड बाय द डिपार्टमेंट, या कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में डिपार्टमेंट ने हमें रेफरेंस सेंड किया हो तो उसको भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। सवाल ये कि रेफरेंस क्या होते हैं, मैं आपको डेफिनेशन क्लॉज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ रेफरेंस से क्या मुराद होती है। ठीक है, तो रेफरेंस हमेशा डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। डिपार्टमेंट ने हमें कहा कि फलां शख्स को आपने अरेस्ट करना है, वो बताएगा कि किन किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट करना है, इसने क्या किया है, तो उसको भी ये जो ऑफिसर्स हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो भी हमने ऊपर बात की है, वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। थर्डली, अगर कोई भी शख्स जिसके अगेंस्ट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव, हमें ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन, इनफ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर या फिर किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन के फलां शख्स फलां चीज़ में जो है ना वो इन्वॉल्व है, जो कि इस एक्ट के तहत मतलब ऑफेंस है, उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रीजनेबल सस्पिशन अदरवाइज एग्जिस्ट ऑफिस हैविंग बीन सो इन्वॉल्व इन एन ऑफेंस अंडर द एक्ट, या फिर उसके बारे में शक जाहिर किया गया, सस्पिशन है और रीजनेबल सस्पिशन है, मतलब आपके पास इतने प्रूफ्स हैं जिससे आपको पता है कि आप ये इसके ऊपर जो शक कर रहे हैं, मेरे पास इस बात के ये प्रूफ्स हैं। ठीक है, तो और क्या है, वो किस बात पे शक है कि उसने इस एक्ट के जो रूल्स हैं और जो शेड्यूल लॉज हैं उनको तोड़ा है, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 सूरतें हो गई कि या तो किसी भी ऑफेंस में वो इन्वॉल्व हो इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के शेड्यूल लॉज के तहत, या डिपार्टमेंट की तरफ से रेफरेंस आ जाए कि फलां शख्स को अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट किया जाएगा। थर्डली, किसी भी शख्स के अगेंस्ट आपके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हो कि वो कोई भी ऑफेंसिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, या उसके ऊपर आपको शक हो, और तो फिर आप उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। फोर्थली, जिसकी पोजेशन में, इन हुज पोजेशन एनी आर्टिकल इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी यूज्ड और लिंक विद द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड अ वायलेशन विद रेफरेंस टू सच आर्टिकल, यानी कि जिसकी पोजेशन से, जिसकी मलकियत से, हो सकता है उसके घर से, उसकी जेब से, ठीक है, उसकी पोजेशन से कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसी चीज़ आपको मिली, ठीक है, जिससे ये खतरा हुआ कि ये कोई ना कोई ऑफेंस करने वाला था, ठीक है, कमीशन ऑफेंस होने वाला था। ठीक है, जैसे फर्ज करें गन मिली है, ठीक है, तो गन रखना एक आम बात नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है वो कोई ना कोई ऑफेंस करने वाला है।
ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ई कि और कब उसको अरेस्ट किया जा सकता है, if a person has obstructed the enforcement officer or any employee in the performance of his duty। सिर्फ ईईओ को ही नहीं बल्कि इस एक्ट के तहत जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कोई भी हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हमने पढ़ा है ऊपर सेक्शन 10 में, तो उन एम्प्लॉयज़ को वो जो अपनी प्रोसीडिंग्स कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उसमें आप रुकावट क्रिएट करें तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब मैं गई हूँ, इंक्रोचमेंट कर रहे थे, मैंने उनको वहाँ से हटाया, तो आगे से वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं मेरे काम में, ठीक है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके अलावा इफ़ अ पर्सन हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, जिसको एक कानूनी कस्टडी में रखा गया है, ठीक है, और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है या भाग जाता है, तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। हैज़ एस्केप और अटेम्प्ट टू एस्केप, कोशिश कर रहा है या भाग गया है, दोनों सूरतों में। उसके अलावा इफ अ पर्सन वाज सर्व्ड एन ऑर्डर बट ही चूज नो टू अबाइड बाय इट, उसको कोई ऑर्डर दिया गया था और उसने कहा कि मैं इसकी अबाइड बाय का मतलब है कि उसको नहीं मानूंगा, उस पर पूरा नहीं उतरूंगा, ये ईडीएम है, ठीक है। जाहिर है जब आप इस कानून के तहत कोई भी आपको ऑर्डर, कोई भी नोटिस दिया जाएगा, उसका आप जवाब नहीं दोगे, उस बात को नहीं मानोगे, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये तमाम प्रोविजंस हैं जो हमें बताती हैं कि जो भी ऑफिसर है, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो ईओ हो, चाहे वो आईओ हो, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अगर एक शख्स या कोई भी शख्स इनमें से कोई भी काम करे तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि द रिकॉर्ड ऑफ द अरेस्ट शैल बी मेंटेन बाय द एसडीईओ, ठीक है। रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो अरेस्ट किया उसका रिकॉर्ड किसके, कौन रखेगा, एसडीओ उसका रखेगा रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड किसको रिपोर्ट करेगा, वो मैजिस्ट्रेट को भी एज वेल एज द हेयरिंग ऑफिसर को भी, ठीक है जी। मतलब फर्ज करें ईओ अगर किसी को अरेस्ट करके लाया तो उसने आके बताया एसडीओ को, तो फिर एसडीओ उस मुलजिम का जो रिकॉर्ड है वो मैजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा, और हेयरिंग ऑफिसर को भी। क्लियर। तो हमने सेक्शन नंबर 31 में देखा है कि जो ऑफिसर्स अरेस्ट कर सकते हैं उस किन किन ऑफेंसेस पे वो अरेस्ट कर सकते हैं, और अरेस्ट करने के बाद हमने रिपोर्ट किसको करना है, ठीक है। 32 सेक्शन हमें कहता है कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट, अरेस्ट करने के बाद आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। अब जिसने भी अरेस्ट किया है, ठीक है, आइदर इट इज़ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, वो कह रहा है इन दोनों, अगर तो ईओ अरेस्ट कर रहा है या आईओ अरेस्ट कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, विदाउट अननेसेसरी डिले, बगैर ताखीर किए, प्रेजेंट द पर्सन अरेस्टेड एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन, अपने इन्फोर्समेंट स्टेशन में उस शख्स को पेश करेंगे। ये मैं भी आपको ऊपर बात बता चुकी हूँ कि ईओ या आईओ जब अरेस्ट करेंगे तो वो अपने उस मुलजिम को इन्फोर्समेंट स्टेशन में पेश करेंगे। इन्फोर्समेंट स्टेशन का हेड कौन होता है, हमने पढ़ा है एसडीओ होता है, यानी कि उसके सामने पेश करेंगे, ठीक है। एंड ब्रिंग इन द नॉलेज ऑफ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एसडीओ की नॉलेज में बात लेके आएंगे, और एंड सबमिट अ रिटन रिपोर्ट फॉर फर्दर एक्शन, और एक रिटन रिपोर्ट देंगे कि इसके ऊपर मजीद एक्शन लिया जाए। फिर हमने पढ़ा कि एसडीओ क्या करेगा, एसडीओ फिर उसके बाद शेल प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, ठीक है, एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए वो प्रोसीड करेगा इमीडिएटली, एंड प्रोड्यूस सच पर्सन, और फिर वो उस शख्स को किसके सामने पेश करेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन द 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर। कौन से 24 घंटे, जिस वक्त उसको अरेस्ट किया है, ऑफ द अरेस्ट, ठीक है, जब उसको ईओ या आईओ ने अरेस्ट किया है उसके उस वक्त से टाइम शुरू हो जाएगा, और 24 घंटे के अंदर अंदर फिर वो एसडीओ जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने उस मुलजिम को पेश करेगा। तो अब हमने सेक्शन 31 में देखा अरेस्ट कैसे होगी, सेक्शन 32 में हमने देखा है कि जो अरेस्ट हो जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। देखें ना, सिंपल सी बात है, अगर एसडीओ ने अरेस्ट किया फिर तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा मैजिस्ट्रेट को और हेयरिंग अफसर को। आईओ या ईओ ने अरेस्ट किया, वो क्या करेंगे, वो इसको मुलजिम को उठा के लेके आएंगे इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर, और फिर एसडीओ आगे कार्रवाई करेगा। 33 में बहुत सिंपल सी बातें। 33 सेक्शन हमें कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू अरेस्ट अंडर द एक्ट, के कोड की एप्लीकेशन इस एक्ट के अंदर, अगर आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो कोड की एप्लीकेशन का क्या है, क्या कोड की जो सेक्शंस हैं वो इस पर अप्लाई होंगे। कोड क्या है, कोड भी हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ चुके हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, और क्योंकि ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 सीआरपीसी जिसको हम बोलते हैं, इसके कुछ सेक्शंस जो हैं, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हमारे पीरा के सिलेबस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, लॉ के पेपर के अंदर, ठीक है। तो उस पर भी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी हैं। उसकी जो पहला जो हमारे पास चैप्टर हमें उन्होंने दिया गया था, चैप्टर 5 ऑफ अरेस्ट एस्केपिंग एंड रीटेकिंग वाला, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। आप अगर नहीं सुनी तो उसको सुन लीजिए। चीज़ें जैसे जैसे कवर हो रही हैं उनको साथ साथ कर लें, आगे रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा फिर आपको, ठीक है। खैर वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि एप्लीकेशन ऑफ कोड टू द अरेस्ट, द प्रोविजन ऑफ द कोड इन रिलेशन टू अरेस्ट, सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड
and detention of a person, search of persons and premises, and investigation of offences shall, insofar as they are not inconsistent with the act, apply to an arrest, detention, search और investigation। वो कह रहा है कि इस एक्ट में जब आप अरेस्ट कर रहे हो तो कोड की वो कौन कौन सी प्रोविजन, सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड की, डिटेंशन ऑफ पर्सन की, सर्च ऑफ पर्सन के कैसे सर्च करना है पर्सन को, प्रेमिसेस क्या हैं, किन किन प्रेमिसेस में आप सर्च कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, ये सारी वो कह रहा है कि अप्लाई होंगी यहाँ पर भी जब आप अरेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास सिर्फ 3 सेक्शन थे, 31, 32 एंड 33। चैप्टर नंबर 6 जो है सॉरी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। और चैप्टर का नेम हमने क्या पढ़ा था, अरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 कहता है कि पब्लिक नॉइजेंस एंड इंक्रोचमेंट। पब्लिक नॉइजेंस मतलब कि पब्लिक में आपने समझ लें कि क्योस क्रिएट किया पब्लिक के अंदर, ठीक है, वो कहलाती है पब्लिक नॉइजेंस। शोर गुल की थोड़ी सी सुपरलेटिव डिग्री होती है। सेक्शन 34 हमें कहते हैं कि प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइजेंस। अगर कोई चीज़ या कोई शख्स जो है अपनी किसी एक्टिविटी के थ्रू, किसी भी एक्शन के थ्रू कोई भी पब्लिक नॉइजेंस, पब्लिक में क्योस क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए उस नॉइजेंस को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। अब वो कह रहा है सबसेक्शन 1, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द पब्लिक नॉइजेंस। कोई भी शख्स जिसको पब्लिक नॉइजेंस, उसके उस पब्लिक नॉइजेंस से मसला हुआ है, वो एग्रीव्ड हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली, ठीक है, या फिर और परसीव्स टू बी एग्रीव्ड, ठीक है, या तो वो एग्रीव्ड हुआ है या एग्रीव्ड परसीव्स टू बी एग्रीड, ऐसा माना गया कि वो एग्रीव्ड हुआ है ड्यू टू सच नॉइजेंस, ऐसी नॉइजेंस की वजह से नियर फ्यूचर में वो हो सकता है परसीव टू बी एग्रीड, ठीक है, कि ये जो पब्लिक नॉइजेंस हो रही है इससे फ्यूचर में वो अफेक्ट हो सकता है बैडली, तो वो एक कंप्लेंट सबमिट करता है किस किस को, ईओ को, एसडीईओ को, हेयरिंग ऑफिसर को, बोर्ड को, या फिर डायरेक्ट अथॉरिटी को। अभी हमें देखें 5 नाम है, 1, 2, 3, 4 और 5 नाम है। मैंने जब दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ईओ और आईओ में डिफरेंस बताया, वहाँ पे मैंने ये बात आपको मेंशन की थी कि जब भी कोई कंप्लेंट आती है पब्लिक की तरफ से, ठीक है, या विसल ब्लोअर कोई भी इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो जो सबसे निचला लेवल जहाँ पे वो जा सकते हैं वो ईओ है, यानी कि आईओ को ये अथॉरिटी नहीं दी गई। वहाँ भी मैंने डिफरेंस बताया था, ये याद रखने की बात है, वो कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू दे सकता है इस तरह का, सही है जी। उसके बाद सेकंड सबसेक्शन 2 में वो कहता है कि एनी डिपार्टमेंट, ये देखें फिर वही बात जो मैंने बता दी, कोई भी डिपार्टमेंट, विसल ब्लोअर या कोई भी एम्प्लॉय में ऑल्सो रिपोर्ट, ये भी डिपार्टमेंट खुद भी, कोई विसल ब्लोअर भी या कोई भी एम्प्लॉय भी पब्लिक नॉइजेंस को रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन किस किस को अगेंस्ट, अगेन दोबारा से उसने ईओ को कर सकता है, एसडीओ को, उससे ऊपर कौन है हेयरिंग ऑफिसर उसको, उससे ऊपर कौन है बोर्ड उनको, बोर्ड से ऊपर कौन है अल्टीमेट अथॉरिटी को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट तो कर दी, अब क्या करना है, जाहिर है कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, तो एक्शन अब लेगा ईओ। एक्शन बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन द रिसीट ऑफ कंप्लेंट, जैसे ही कंप्लेंट आपको मिली या इन्फॉर्मेशन आपको मिली, ठीक है, जो सेक्शन 34 के तहत, तो ईओ ऑन हिज ओन, या तो वो खुद और या फिर ऑन द डायरेक्शन ऑफ एसडीईओ, या एसडीओ के कहने पर, या हेयरिंग ऑफिसर के कहने पर, या बोर्ड के या अथॉरिटी के कहने पर, एक्शन किसने लेना है, बस ये याद रखना है हमें कि एक्शन लेता है ईओ, या वो खुद से ले रहा है क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, या ऊपर वालों में से किसी को इन्फॉर्मेशन कंप्लेन आई है और उन्होंने उनके कहने पर ईओ क्या करेगा, शेल विजिट द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ पब्लिक नॉइजेंस, उस जगह को विजिट करेगा जहाँ पे पब्लिक नॉइजेंस हुई है, इंस्पेक्ट करेगा फिर उस जगह को, एंड टेक द स्टांस ऑफ द पर्सन कंसर्न, जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, कंसर्न है वहाँ के, उन सब का स्टांस लेगा कि इन लोगों की क्या इस बारे में राय है, ठीक है। उसके बाद उसने सबसेक्शन 2 में हमें कहा है, ये था हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन इफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर गेट्स कन्विंस्ड, और अगर अब वो कन्विंस हो गया इस बात से कि यस यहाँ पे कोई ना कोई पब्लिक नॉइजेंस एग्जिस्ट करती है, ये लोग जो कह रहे हैं, ठीक है, तो वो फौरन से क्या इशू कर देगा, ही शैल इशू एन ईपीओ, वो एक इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर इशू कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो कह रहा है कि उस ईपीओ के अंदर उसने क्या क्या डिटेल देनी है, हमने वो देखना है। सबसेक्शन 3 बताता है कि ईपीओ शैल कंटेन, उसमें शॉर्ट डिटेल बताओगे आप कि हाँ क्या क्या पब्लिक नॉइजेंस में कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे हुई है, उसकी क्या वजह बनी, क्या डायरेक्शंस टू द ऑफेंडर क्रिएटिंग सच नॉइजेंस, डायरेक्शंस जो आप ऑफेंडर को दे रहे हो जिसने नॉइजेंस क्रिएट किया वो, कि वो रिमूव करे इस नॉइजेंस को, ठीक है, एक खास टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है जी। एंड द पेनल्टी डेट में भी इम्पोज इन केस ऑफ डिसओबीडियंस, और अगर वो डिसओबीडियंस करता है, उसने ईपीओ जारी कर दिया है ना, अगर तो वो ऑफेंडर नहीं मानता इस बात को, ठीक है, कोई डिसओबीडियंस करता है इसके ऑर्डर की, तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी होगी, ये सारा अपने ईपीओ के अंदर ईओ मेंशन करेगा, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसेक्शन 4 क्या कहता है। सबसेक्शन 4 कह रहा है हमें
अब ऑफेंडर शेल आइदर कंप्लाई, या तो वो ईपीओ से कंप्लाई कर जाएगा, ठीक है, मान लेगा ईपीओ उसने सही जारी किया और अपनी नॉइजेंस को रिमूव कर देगा, और या फिर वो क्या करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ अपने पिछले लेक्चर में, रेफर आ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ईपीओ के अगेंस्ट आप किसके पास जा सकते हो, हियरिंग ऑफिसर के पास, और अपील लेकर नहीं, रिप्रेजेंटेशन लेकर, फाइल आ रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हो आप ईपीओ के अगेंस्ट, ठीक है, और किसको, हियरिंग ऑफिसर को, और कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन द 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ईपीओ, ईपीओ जारी होने के 15 दिन के अंदर अंदर हियरिंग ऑफिसर के पास जाकर फाइल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, जो भी ऑफेंडर है जिसको लगता है ये ईपीओ गलत जारी हुआ है, ठीक है। लेकिन उसने कहा इफ़ द ऑफेंडर नाइदर कंप्लाइज विद द ईपीओ, ना तो ईपीओ से वो कंप्लाई कर रहा है, ना मतलब वो खामोश बैठा हुआ है, ना तो वो कह रहा है कि हाँ तुमने सही या गलत ईपीओ जारी किया, ना उससे कंप्लाई कर रहा है, और ना ही वो उसके पास जा रहा है, हियरिंग ऑफिसर के पास जा रहा है रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए, अपने जो उसको टाइम दिया हुआ है 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ईओ क्या समझेगा, ईओ शैल प्रोसीड टू इन्फोर्स द ईपीओ, अब वो ईपीओ जो उसने जारी किया था उसको इन्फोर्स करवा देगा, ठीक है, टुक इनटू एक्शन एंड मे टेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, इनमें से जो नीचे एक्शंस बताए गए इनमें से एक या एक से ज्यादा वो ऑफेंडर के खिलाफ ले सकता है। अब हम देखते हैं कि वो ऑफेंडर के खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो नंबर 1 उसने बताया यहाँ पे रिमूव और कॉज टू बी रिमूव द पब्लिक नॉइजेंस, ठीक है, रिमूव करवा देगा पब्लिक नॉइजेंस को यूजिंग सच मीन्स एंड विद सच फोर्स एज मे बी रीजनेबल नेसेसरी, जो भी उसको लगेगा ज़रूरी फोर्स उसको यूज़ करके, ज़रूरी मीन्स यूज़ करके उसको वो रिमूव करवानी है, वो पब्लिक नॉइजेंस को रिमूव करा देगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, और या वो क्या कर सकता है, इम्पोज एंड रिकवर द फाइन एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है, उसके ऊपर वो फाइन इम्पोज करेगा ईओ उस ऑफेंडर के ऊपर, और उससे वो फाइन रिकवर भी करवाएगा, ठीक है। थर्डली कॉन्फिस्केट द आर्टिकल्स, उसके वो जो आर्टिकल्स थे, वो जो चीज़ें थी उनको जब्त कर लेगा, और या उसकी गुड्स को एज अ केस में भी डिपॉजिट द सेम, उन्हें जब्त करने के बाद उन्हें कहाँ डिपॉजिट करवाएगा, इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर, अलोंग विद अ सीजर मेमो टू द एसडीओ, एसडीओ को एक सीजर मतलब जब्त किया मैंने चीज़ों को, उसका एक मेमो बनाकर देगा, एंड अ कॉपी देयर ऑफ टू द ऑफेंडर, और ऑफेंडर को भी दे देगा कि तुम्हारी ये चीज़ें हैं जिसको मैंने क्या किया, हमने जब्त किया है, ठीक है, हो गया जी। उसके अलावा वो क्या कर सकता है, ये देखें, और एंड नहीं आ रहा, सब में और आ रहा है, मतलब या ये कर सकता है, या ये कर सकता है, या ये कर सकता है, और का ये मतलब होता है। और सील द प्रेमिसेस, उस पूरी जगह को, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सील कर सकता है ईओ। अरेस्ट द ऑफेंडर इन डिफॉल्ट ऑफ द फाइन, ठीक है, अगर डिफेंडर को उसने ऑफेंडर को ज़ाहिर उसने फ़ाइन इम्पोज किया था, उससे रिकवर करना था, लेकिन उसने नहीं दिया फ़ाइन, तो फिर क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर बन गया तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। रिपीटेड ऑफेंसेस और क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, किसकी वजह से अरेस्ट कर सकता है वो, कि तुमने फ़ाइन नहीं दिया, एक इस वजह से, तुम रिपीटेड ऑफेंडर हो, मतलब पहले भी तुम ये जुर्म कर चुके हो, फिर से कर रहे हो, इस वजह से, या फिर ईओ के काम में तुम टांग अड़ा रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, तब इन तीनों वजह से, इनमें से कोई भी वजह हो सकती है, तीनों वजूहात भी हो सकती हैं, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ईओ क्या कर सकता है, और सबमिट अ कंप्लेन बिफोर द एसडीईओ एंड गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड, एसडीओ को कंप्लेन करेगा उस शख्स की, और उसे कहेगा एफआईआर रजिस्टर दे, जिसमें कंप्लेन को रजिस्टर करना है। कंप्लेन आप फाइल नहीं कर सकते, ईओ या एसडीओ रजिस्टर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट अ रिपोर्ट बिफोर द एसडीईओ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट बाय द हियरिंग ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस्ट होती है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, हियरिंग ऑफिसर ही करता है डिटरमाइन, ये हमने पिछले अपने लेक्चर्स में पढ़ा है, ये एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है, याद रखना है हमें कि इन्फोर्समेंट कॉस्ट कौन देता है, अल्टीमेटली कौन उसका फैसला देता है, हियरिंग ऑफिसर देता है, सजेशन जो है वो एसडीओ दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है एसडीओ को एक रिपोर्ट देता है ईओ, जिसमें उसे कहता है कि काइंडली आप हियरिंग ऑफिसर से इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट हमें बता दें, ठीक है। हियरिंग ऑफिसर शेल बी, अब सबसेक्शन 6 में कह रहा है कि हियरिंग ऑफिसर ये तमाम काम जो थे ए से लेकर और जी तक ये कर सकता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सही हो गया। कब हमने पढ़ा है कि जब उसको या तो वो खुद या फिर एसडीओ और उसके ऊपर के तमाम लोग जो हैं, हियरिंग ऑफिसर हो गया, बोर्ड हो गया, अथॉरिटी हो गया, उनकी डायरेक्शन पर उन्हें कोई रिपोर्ट मिली थी कि कोई इंक्रोचमेंट हो रही है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन पर उसने एक्शन लिया था, उसके बाद वो ये काम करेगा। अब वो कह रहा है कि हियरिंग ऑफिसर शेल बी ऑथराइज्ड, सबसेक्शन 6 में कह रहा है वो, हियरिंग ऑफिसर शेल बी ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि उसने कन्फिस्केट कर लिया था आर्टिकल्स को, अब उसके पास ये ऑथराइज्ड है, वो उसके पास ये अथॉरिटी है हियरिंग ऑफिसर के पास, ठीक है।
ईओ ने तो सिर्फ कॉन्फिस्केट किया था ना, हेयरिंग ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स को क्या कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। एमसीक्यू बनेगा, याद रखना है कि हमें कौन डिस्पोज ऑफ कर सकता है कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स को, हेयरिंग ऑफिसर कर सकता है। कॉन्फिस्केट किसने किए थे, ईओ ने किए थे, ठीक है। डिसाइड द फेट ऑफ सील्ड प्रेमिसेस, जो ऊपर ईओ ने सील कर दिया था प्रेमिसेस को, उसका क्या फेट होना चाहिए। फेट से मुराद ये नहीं, उसकी तकदीर क्या होनी चाहिए, से मुराद ये कि मतलब क्या उसको सील ही रखना है या उसको अनसील कर दें, ये भी डिसाइड हेयरिंग ऑफिसर करता है। नंबर 3 चीज़ वो क्या डिसाइड करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। ये 3 काम हेयरिंग ऑफिसर करेगा। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट डिटरमाइंड अंडर द सबसेक्शन 6 शैल बी पेएबल बाय द ऑफेंडर। अब ऊपर जो हेयरिंग ऑफिसर ने इस वाले क्लॉज के अंदर 6 क्लॉज के अंदर हेयरिंग ऑफिसर ने जो कॉस्ट डिटरमाइन कर दी, ठीक है, इन्फोर्समेंट की, वो कौन पे करेगा, पेएबल बाय द ऑफेंडर। अब ऑफेंडर पे करेगा। इफ सच कॉस्ट इज नॉट पेड, अगर उसने नहीं पे की तो फिर हेयरिंग ऑफिसर में कॉज इट टू बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो उसको करार दे दिया जाएगा उस कॉस्ट को कि ये एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू है और उसी तरीके से फिर उसको रिकवर कराया जाएगा, ठीक है जी। एंड द आर्टिकल्स ऑफ द गुड्स कॉन्फिस्केटेड बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल बी सोल्ड। फिर उसके अलावा वो कैसे फिर अब इसको रिकवर करेगा, इसको करार दिया जाएगा एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू और उसके बाद उसके तमाम उन आर्टिकल्स को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा ऑक्शन लगा के, ठीक है, और उससे उन पैसों को रिकवर किया जाएगा। अगर उसने का रिकवर किया जाएगा फिर उन पैसों से उसको ऑक्शन लगाकर, ठीक है, बोली लगाकर। इफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, अगर कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ज़्यादा थी और जो आपने उसकी चीज़ें बेची हैं उससे कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, ठीक है, अभी भी पहले पैसे बच रहे हैं, तो फिर बैलेंस शैल बी रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। हाउएवर इफ सच प्रोसीड्स एक्सीड द कॉस्ट, लेकिन देखें 2 सूरतें हो सकती है ना, उसकी जो चीज़ थी, ठीक है, अब फर्ज करें वो थी 5 लाख की, इसके ऊपर इन्फोर्समेंट कॉस्ट बनी है 7 लाख, तो 5 लाख की तो वो चीज़ बेच के हमने 5 लाख रिकवर कर लिए, 2 लाख अभी भी रहते हैं, तो वो कह रहा है वो 2 लाख रिकवर होंगे उससे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की मद में, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि उसकी जो चीज़ थी वो 5 लाख की थी, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी है, उसके ऊपर जो फाइन लगा है वो सिर्फ 3 लाख का लगा है, बाकी 2 लाख तो उसको वापस मिलना चाहिए ना, तो यस उसको वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। जो उसने बताया है कि इफ सच प्रोसीड्स एक्सीड द कोस्ट द एक्सेस शैल बी पेड टू द ऑफेंडर, ऑफेंडर को वापस दे देंगे, ठीक है। सबसेक्शन उसके बाद 9 में वो कह रहा है इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सबमिट डेली रिपोर्ट। ईओ ने अपनी डेली रिपोर्ट सबमिट करनी है किसको, पब्लिक नॉइजेंस के बारे में, जो भी उसको पब्लिक नॉइजेंस रिसीव हुई है खुद से जाके एक्शन नहीं लेना, पहले हमेशा अपने सीनियर के खबर में बात लानी होती है, ठीक है। तो पहले वो ऐसे मैटर को एसडीओ के उसमें लेकर आएगा कि जनाब इस तरह से आई है, खबर मिली है और अब मैं उसके ऊपर एक्शन लेने लगा हूँ, सही है जी। ये था हमारे सेक्शन नंबर 35। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 कहता है कि एक्शन बाय द हेयरिंग ऑफिसर, हेयरिंग ऑफिसर के एक्शन लेगा अगर तो जो ऊपर ऑफेंडर था उसने ईपीओ से कंप्लाई नहीं किया, ठीक है, उसने नहीं माना इस बात को, उसने कहा ईओ ने गलत ईपीओ जारी किया है, तो वो क्या करता है, हमने पढ़ा है, वो फिर एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करता है किसको, हेयरिंग ऑफिसर को, ठीक है। अब हम देखते हैं हेयरिंग ऑफिसर उसमें क्या करेगा। ऑन रिसीट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन या फिर ऑफेंडर या कंप्लेनेंट, ठीक है, तो हेयरिंग ऑफिसर शैल इशू द नोटिस टू ऑल द कंसर्न एंड कंडक्ट द हेयरिंग प्रोसीडिंग्स एज प्रोवाइडेड, ठीक है, सबको नोटिस इशू करेगा जो कंसर्न है इस मामले को लेके, और फिर वो क्या करेगा, हेयरिंग होगी, ठीक हो गया जी। हेयरिंग ऑफिसर में कैंसिल, मॉडिफाई और कन्वर्ट द ईपीओ इनटू एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। हेयरिंग ऑफिसर कैंसिल भी कर सकता है ईपीओ को अगर उसको लगे कि नहीं ईओ ने गलत ईपीओ जारी किया है, और उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंजेस भी ला सकता है, या उस ईपीओ को कन्वर्ट कर सकता है एब्सोल्यूट ऑर्डर में। एब्सोल्यूट ऑर्डर भी हम अपने लेक्चर में 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि उसे लगता है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने ये सही ईपीओ जारी किया है, तो वो उसके फैसले को दोबारा से हाँ करने के लिए कि हाँ ये सही था, वो एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी करता है और फिर ऑफेंडर को वो एब्सोल्यूट ऑर्डर मानना ही पड़ता है, सही है। अब एब्सोल्यूट ऑर्डर जैसे ईपीओ जब आपने जारी किया था ईओ ने, तो उसमें हमने डिटेल्स लिखी थी ना कि हम बता रहे थे कि हमने क्यों जारी किया है, क्यों पब्लिक नॉइजेंस हुई थी, सारी डिटेल्स उसमें मेंशन की थी। इस तरह जब एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी होगा तो हेयरिंग ऑफिसर उसके अंदर सारी डिटेल लिखेगा कि मैं ये क्यों जारी कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शंस देगा उसके ऊपर, अगर ये मेरे एब्सोल्यूट ऑर्डर को नहीं मानेगा तो मैं इसके ऊपर कितना जुर्माना लगाऊंगा और मैंने इसे कितना टाइम दिया एब्सोल्यूट ऑर्डर मानने के लिए, ये सारा वो अपनी एब्सोल्यूट ऑर्डर के अंदर मेंशन करता है, सही है। ये देखें, एब्सोल्यूट ऑर्डर शैल कंटेन द डिटेल ऑफ पब्लिक नॉइजेंस, रीजंस ऑफ पासिंग एन एब्सोल्यूट ऑर्डर, मैंने क्यों इसको पास किया, डायरेक्शन टू द ऑफेंडर, मैं ऑफेंडर को क्या डायरेक्शन दे रहा हूँ वो, ठीक है,
और मैंने जो उसको टाइम विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड जो उसको दी है, और अगर वो नहीं मानेगा तो पेनल्टी उसके ऊपर जो लगाई गई है, ठीक है। ये सारी बातें अपने एब्सोल्यूट ऑर्डर के अंदर आपने डिटेल में बतानी होती हैं। ईओ अगर ईपीओ जारी कर रहा है वो ईपीओ में बताता है, हियरिंग ऑफिसर अगर एब्सोल्यूट ऑर्डर जारी कर रहा है तो वो अपने एब्सोल्यूट ऑर्डर में बताता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड गुजर गया लेकिन जो हमारे पास ऑफेंडर था उसने नहीं माना एब्सोल्यूट ऑर्डर को, ठीक है, वो बेचारा तो उस आस में आया था ना हियरिंग ऑफिसर के पास कि ये मेरी बात सुन लेगा, ईपीओ के खिलाफ, ईपीओ ने गलत किया। अब उस बेचारे के साथ हुआ, ये बेचारा तो नहीं, जाहिर है ऑफेंडर ही होगा वो, तो उसके अब उसने बात नहीं मानी, ना पहले ईपीओ में ईओ की बात मानी थी, अब ना ही वो एब्सोल्यूट ऑर्डर में हियरिंग ऑफिसर की बात मान रहा, और टाइम गुजर गया। ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड मेंशन द एब्सोल्यूट ऑर्डर, अगर ऑफेंडर हैज़ नॉट रिमूव पब्लिक ऑर्गेनाइजेंस, उसने नहीं रिमूव की, ढिट बन गया वो, ठीक है, तो फिर हियरिंग अफसर डायरेक्ट करेगा, हुक्म देगा एसडीओ को, ठीक है, कि एब्सोल्यूट ऑर्डर पे अब अमल करवाया जाए। अगर उसने उसमें फ़ाइन मेंशन किया था तो इससे फ़ाइन लिया जाए, अगर उसने मेंशन किया था उसने कि मैं रिमूव करवाऊंगा इसको इंक्रोचमेंट को, तो या फिर पब्लिक नॉइजेंस को वो रिमूव करवाएगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। ऑन रिसीट ऑफ डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 4 द ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल इन्फोर्स द एब्सोल्यूट ऑर्डर, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है फिर वो क्या करेगा, एब्सोल्यूट ऑर्डर को इन्फोर्स करवाएगा और इनमें से कोई भी एक्शन ले सकता है। अब ये सारे वही वाले एक्शन है जो हमने ऊपर बात की थी कि ईओ ने क्या क्या करना है, यहाँ भी वही है। ये देखें एक्शन अल्टीमेटली आके ईओ ही ले रहा है, ठीक है, ऑर्डर उसको ऊपर से आता है। ये सारे का सारा वही है, सबमिट अकाउंट, सबमिट रिपोर्ट टू द, ये सारे जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, ये सारी वही बातें हैं कि अगर कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है उसकी चीज़ों को सेल कर दो, सेल करके भी पूरी नहीं हो रही है तो वो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कराएंगे, सेम टू सेम जैसे हम 35 सेक्शन किया, ये भी सारा 37 36 वही वाला सेक्शन है, ठीक है। आगे हम आते हैं 37 सेक्शन पे, वो कहते हैं कि प्रोहिबिशन टू इंक्रोचमेंट, नो पर्सन शेल मेक एनी इंक्रोचमेंट मूवेबल और इमूवेबल ऑन द स्टेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि आपने इंक्रोचमेंट नहीं करनी, और आप स्टेट की प्रॉपर्टी पे चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो आप नहीं कर सकते इंक्रोचमेंट, ठीक है। अब है 38 सेक्शन 38 कहता है प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें आपको डिफरेंस मैंने बता दिया था कि मूवेबल इंक्रोचमेंट को कैसे रिमूव करते हैं और इमूवेबल इंक्रोचमेंट को कैसे रिमूव करते हैं। आप लोगों से मैंने पूछा था कम्युनिटी में व्हाट्सएप की, तो तकरीबन सब ने आंसर गलत ही दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दोनों सूरत हाल में अगर मूवेबल इंक्रोचमेंट है, जैसे कि अगर फर्ज करें वहाँ पे कोई रेडी खड़ी हुई है, मूवेबल है ना वो, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए कौन रिमूव कर सकता है उसको, हम पहले ये देखते हैं। वो कह रहा है ईओ, कौन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईओ ऑन हिज ओन मोशन, या तो खुद से या उसे कोई कंप्लेन मिली है या डिपार्टमेंट की तरफ से उसको रेफरेंस मिला है, ठीक है, या फिर कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी के तौर पे, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एम्प्लॉय जो होते हैं ये स्टेट प्रॉपर्टी के कस्टोडियन होते हैं, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन मिली है उसे विसल ब्लोअर की तरफ से, या अथॉरिटी की तरफ से डायरेक्शन मिली है, या बोर्ड की तरफ से डायरेक्शन मिली है, या हियरिंग ऑफिसर की तरफ से डायरेक्शन मिली है, या एसडीओ की तरफ से डायरेक्शन मिली है, यानी कि ईओ अपने से ऊपर जितने भी हैं उनमें से किसी से डायरेक्शन उसको मिली है, या विसल ब्लोअर ने कुछ आके बताया, या फिर वो खुद से, ठीक है। इनमें से किसी से भी अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें पता चल रहा है कि मूवेबल इंक्रोचमेंट हो रही है फलान जगह पर, वो उस जगह पर जाके उसको इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। ये सेम ऊपर वाली बात है, उस जगह पे जाके इंस्पेक्ट करना है, लोगों कंसर्न लोगों का आपने स्टांस लेना है, और अगर आपको लगे कि हाँ ये इलीगल काम हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर जब हमने पढ़ा था पब्लिक नॉइजेंस के केस में हमने क्या जारी किया था, ईपीओ जारी किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ईपीओ हमने जारी किया था। अभी जो ऊपर वाला सेक्शन पढ़ा पब्लिक नॉइजेंस के केस में, अब यहाँ पब्लिक नॉइजेंस नहीं हो रही है, आप ये देखो यहाँ पे मूवेबल इंक्रोचमेंट हो रही है। मूवेबल इंक्रोचमेंट के केस में आप क्या करते हो, आप ईपीओ जारी नहीं करते। मूवेबल इंक्रोचमेंट के केस में आप जो ईओ है वो क्या, इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो क्या करता है, ही शैल सर्व द नोटिस और रिमूवल ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे वो जारी करता है रिमूवल ऑर्डर, किसको, इलीगल ऑक्युपायर को, कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी थी, इसको टू वकेट, इसको खाली करो, ये तुम्हारी नहीं थी जगह, ठीक है। और वो उसको स्पेसिफिक टाइम लिमिट भी बताता है, विद इन द स्पेसिफिक इतने टाइम में आप इसको काइंडली खाली कर दो। तो ईपीओ सॉरी कह रही हूँ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ ने क्या जारी किया है, उसने जारी किया है रिमूवल ऑर्डर, कब, जब हमारे पास मूवेबल इंक्रोचमेंट हो रही है, और अगर पब्लिक नॉइजेंस हो रही है तब ईओ क्या जारी करता है, तब वो जारी करता है ईपीओ, ठीक है। डिफरेंस हमने याद रखना है, मिक्स नहीं करना। अब फिर से सेम वही प्रोसेस है कि अब उसको टाइम दे दिया गया था ऑफेंडर को, इलीगल ऑक्युपायर को, ऑफेंडर को नहीं, ठीक है, इलीगल ऑक्युपायर को, और उसने नहीं रिमूव किया वहाँ से। तो फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ईओ जाएगा जी, उसकी इनमें से कोई भी वो कह एक्शन ले लेगा, क्या,
रिमूव करेगा उस इंक्रोचमेंट को, ठीक है जी, उसके बाद उसके ऊपर फाइन लगा सकता है, उसके बाद उसके आर्टिकल्स को कॉन्फिस्केट कर लेगा, सील द प्रेमिसेस कर लेगा, वो सब काम करेगा जो ऊपर पब्लिक नॉइजेंस को रिमूव कराने के लिए उसने किए थे। ये देखें, अरेस्ट कर सकता है ऑफेंडर को इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन में, ठीक है। और ये सारा सबमिट अ कंप्लेंट एसडीओ को करेगा, एक रिपोर्ट देगा एसडीओ को, ये सारी ऊपर वाली बातें हैं, ठीक है। और हेयरिंग ऑफिसर यहाँ पे अथोराइज्ड है, हम ऊपर वाली बात है दोबारा से कि हेयरिंग ऑफिसर ऑथोराइज है कि जो ईओ ने कॉन्फिस्केट किए हुए आर्टिकल्स उनको वो क्या कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। जो उसने प्रेमिसेस सील किए हैं उनका फेट फाइनल कर सकता है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना कि फेट यानी कि उनकी किस्मत की क्या है, और कॉस्ट डिटरमिन इन्फोर्समेंट कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकता है। ये सारी ऊपर वाली बातें हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो है वो ऑफेंडर पे करेगा वहाँ पे पब्लिक नॉइजेंस में। यहाँ पे इन्फोर्समेंट कॉस्ट कौन पे कर रहा है, इलीगल ऑक्युपायर। देखो इस तरह के एमसीक्यूज में आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है पेपर में आपके इन्फोर्समेंट कॉस्ट कौन पे करेगा इन केस ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। तो हमें पता मूवेबल इंक्रोचमेंट में ऑफेंडर ने नहीं पे करनी होती बल्कि इलीगल ऑक्युपायर ने। और अगर पब्लिक नॉइजेंस हो रही है तब किसने पे करनी होती है, ऑफेंडर ने। ये जो लफ्ज है ना ये सेम नहीं है, हमने इलीगल ऑक्युपायर की डेफिनेशन अलग से पढ़ी हुई है, ऑफेंडर की डेफिनेशन अलग से पढ़ी हुई है। और अगर वो कॉस्ट नहीं पे करेगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू समझा जाएगा। ये सारा ऊपर वाला सीन है, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू समझा जाएगा। और उसकी कार्ट, उसका कोई व्हीकल, जो भी चीज़ है वो मूवेबल है ना, कोई गाड़ी, कोई रेडी का ठेला, जो भी है, कॉन्फिस्केट कर लेगा उसको ईओ, ऑक्शन में उसको सेल किया जाएगा और वहाँ से उसके पैसे पूरे किए जाएंगे, जैसे कि भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और एंड में फिर वही वाली बात कि ईओ अपनी डेली रिपोर्ट सबमिट करेगा एसडीओ को, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब 39 में भी सेम बात की गई है। अब यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं इमूवेबल इंक्रोचमेंट को। पहले हमने मूवेबल को रिमूव किया था। इमूवेबल इंक्रोचमेंट वो होती है जैसे कि सपोज किसी ने अपनी ना घर बनाया हुआ है, शॉप बनाई हुई है, ठीक है, मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, और वो स्टेट की प्रॉपर्टी है और स्टेट से आपने कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया हुआ टेनेंसी एक्ट के तहत या किसी भी एक्ट के तहत, और आप बस धड़ल्ले से वहाँ पे बना के अपना कारोबार चला रहे हैं, ठीक है। तो ये है इमूवेबल। तो इस सूरत में क्या किया जाएगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, इसके लिए भी जो काम करना है वो सारा ईओ ने एक्शन लेना है। ऊपर वाली बातें कि ईओ या तो खुद से, नंबर 1 यहाँ पे देख ले, ईओ ऑन हिज ओन मोशन, या उसको कोई कंप्लेन मिली हो या डिपार्टमेंट से कोई रेफरेंस दिया हो, ठीक है, या वो एज अ कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, या उसको विसल ब्लोअर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, वही सारी ऊपर 38 वाली बातें। इन सब के बाद ईओ ने क्या करना है, अगर इनमें से किसी ने भी हुक्म दिया है, इंस्पेक्ट द साइट, उस जगह को जाके सर्च करेगा, टेक द स्टांस ऑफ द कंसर्न पर्सन, वही ऊपर वाली बात, लोगों का स्टांस लेगा, और अल्टीमेटली उसने क्या करना है, ही शैल। अब ऊपर हमने जो पढ़ा 38 में मूवेबल इंक्रोचमेंट थी, तो ये सब करने के बाद उसने क्या इशू किया था, एक रिमूवल ऑर्डर इशू कर दिया था। बट अब क्योंकि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी इंक्रोचमेंट है, ये इमूवेबल इंक्रोचमेंट है, अब वो रिमूवल ऑर्डर इशू नहीं कर सकता, बल्कि वो क्या करता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ही शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द हियरिंग ऑफिसर। वो पूरी की पूरी रिपोर्ट एक बनाएगा और वो हेयरिंग ऑफिसर को जो है ना वो सबमिट करता है, और फिर हेयरिंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, वो इशू करता है रिमूवल ऑर्डर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है जो एमसीक्यूज बन सकता है। आफ्टर द हेयरिंग, इफ द हेयरिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द इंक्रोचमेंट नीड्स रिमूवल, तो वो क्या इशू करता है, रिमूवल ऑर्डर इशू करता है, ठीक है, रिटर्न। तो मूवेबल इंक्रोचमेंट के केस में रिमूवल ऑर्डर इशू किया था ईओ ने, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था मूवेबल इंक्रोचमेंट थी और ईओ ने किया था। लेकिन इमूवेबल इंक्रोचमेंट के केस में ईओ सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिट करता है हेयरिंग ऑफिसर को, और हेयरिंग ऑफिसर इशू करता है रिमूवल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस है कि रिमूवल ऑर्डर्स ने इशू कर दिया, अगर टाइम भी दिया उस इलीगल ऑक्युपायर को, उस टाइम में उसने अपनी वो चीज़ रिमूव नहीं की, तो आप उसको रिमूव भी कराओगे, उसको उस आर्टिकल को आप क्या करोगे, कॉन्फिस्केट कर लोगे, और उसकी जो भी चीज़ है, उसकी मशीनरी है, बिल्डिंग है, जो कुछ भी है, और उस चीज़ को फिर आप, उसने फ़ाइन नहीं दिया हुआ, पैसे पूरे करने के लिए डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में आप क्या करोगे, उसकी उस चीज़ को बोली लगा के सेल करोगे और वहाँ से उसका पैसा रिकवर किया जाएगा। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ तक था हमारे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6 और 7 था, और जो कि सेक्शन नंबर 39 तक, 31 से 39 तक था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन थे, हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह बाकी जो हमारे चैप्टर रह गए हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।